सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि एमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो किस तरह से इंक्रीज़ करती है। मतलब कौन से एमाइंस ऐसे हैं जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कौन से ऐसे हैं जिनकी काफ़ी कम होती है, और कोई भी एमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या क्यों है, उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं इस वीडियो में। तो इनके साथ-साथ इनको सॉल्व करते-करते हम जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो ये वाले 3 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के अंदर इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ-साथ मैं आपको बहुत कुछ बताता चलूँगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको जो है एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और इसको जो है आपको राइट करने के लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम एमाइंस के ऊपर आएँ, एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर आए, बेसिक कैरेक्टर को उनके देखें कि किस किस तरह से उनका बेसिक जो कैरेक्टर है वो वेरी करता है। इससे पहले हम एमाइंस के बारे में जान लेते हैं कि एमाइंस एक्चुअल में होते क्या है ना। व्हाट आर एमाइंस, इनके बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो व्हाट आर एमाइंस? तो एमाइंस क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है, अमोनिया। अब जो एमाइंस हमारे पास होते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन के जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। जो नाइट्रोजन वाले जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जिनमें जो हमारे पास अमोनिया है उसके एक एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होते जाते हैं, और उसकी जगह जो है अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ जाता है, ये वन भी एक एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, 2 एल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं, और 4 एल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, जो हमारे पास एमाइंस है वो क्या है हमारे पास, एक तो पहले वो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास अमोनिया होता है उसमें से एक एक हाइड्रोजन जो है जाते जाएंगे, और इस तरह से जो है कोई एमाइन जो है जिसके बाद कोई एमाइन ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, उनको हम प्राइमरी एमाइन कहते हैं। कुछ एमाइन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास जो है 2 हमारे पास एल्काइल ग्रुप होंगे, उनको सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। और कुछ हमारे पास एमाइन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है 3 हमारे पास जो है एल्काइल ग्रुप रहते हैं, उनको हम जो है टर्शियरी एमाइन कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है 4 एल्काइल ग्रुप भी कई बार आ जाते हैं, उनको हम जो है क्वाटरनरी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया में यहाँ पर देखिए, अगर अमोनिया में यहाँ पर एक पहले है NH3। अब मान लीजिए इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और उसकी जगह मैंने R कर दिया, मतलब उसकी जगह मैंने एक एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी, इसको हम कहेंगे प्राइमरी एमाइन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमाइन। अब देखिए, इस प्राइमरी एमाइन में भी अगर मैंने एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया और उसकी जगह मैंने एक और R डाल दिया, इस तरह से, जैसे देखिए इस नाइट्रोजन में से इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए, और उसकी जगह हमने यहाँ पर 2 इस तरह से एल्काइल ग्रुप लगा देने हैं, N और एक H बच गया। तो ये वाला जो हमारे पास बना, इसको कहेंगे हम सेकेंडरी, इसको 2 डिग्री से भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हमारे पास अमोनिया होता है उसमें से अगर तीनों हाइड्रोजन चले जाएं और तीनों हाइड्रोजन की जगह हमारे पास जो है 3 R हो जाए, जैसे देखिए पहले कैसा था, पहले ये इस तरह से था, पहले ये इस तरह सा था। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी चला जाए तो क्या हो जाता है, हमारे पास R3N हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़े हैं, अब 3 एल्काइल ग्रुप जो है हमारे पास अब नाइट्रोजन के साथ अब जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे, अब लास्ट वाले इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टर्शियरी एमाइन। थर्ड हमारे पास कौन सा है, टर्शियरी एमाइन। और कई बार जो है जो नाइट्रोजन होता है एक और एल्काइल ग्रुप को भी अपने साथ ऐड कर लेता है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से बन जाता है। इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी। इसको कौन सा एमाइन कहेंगे, क्वाटरनरी एमाइन कहेंगे। तो ये आपको पता लग गया कि एमाइन क्या चीज़ है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में, कि मतलब जो एमाइंस हमारे पास होते हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है किस तरह से जो है वेरी करती है। अब इससे पहले कि मैंने ये वाला सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताऊं, 3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो ये तो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। पहले हम देख लेते हैं सिंपल। जैसे मैंने आपको कहा 3 तरह के हमारे पास एमाइंस है, एक प्राइमरी एमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, और क्वाटरनरी वाला भी हमारे पास आ जाता है ना। तो 4 तरह के हमारे पास एमाइंस है। अब इनके बेसिक कैरेक्टर को समझने से पहले मैं छोटी छोटी टर्म्स आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँ, जो अगर आपको क्लियर हो जाती है तो ये वाला क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप क्लास 11th के अंदर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं, मतलब एक एंड से दूसरी एंड की ओर फ्लो करने की कोशिश करते हैं। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता था ये भी दो तरह का होता था। कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो किसी चेन के साथ जुड़े होंगे तो वो उस चेन को जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो वो उसको क्या करेंगे, उस कोई भी ऐसा एक ऐसा ग्रुप जो किसी दूसरे, मान लीजिए किसी चेन के साथ वो जुड़ा हुआ है, अगर उस ग्रुप के पास ये टेंडेंसी है कि वो उस चेन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ को रिलीज करे, तो इस इफेक्ट को हम कहते थे प्लस आई इफेक्ट। इसको कौन सा कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। जबकि कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं जब उनको हम किसी चेन के साथ लगा लेते हैं तो वो जो है देते नहीं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते, उल्टा जो है उस चेन से जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने, अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते थे? इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। अगर देने की कैपेसिटी है, अगर चेन के साथ जुड़ा है और चेन को देने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, तो उसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। अगर वहां से खींच रहा है, उस चेन से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट पहला पता लग गया। अब दूसरा हम बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, कोई अटैकिंग रिएजेंट उस कंपाउंड के ऊपर जो है अटैक करना चाहता है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये कोई ए कंपाउंड है। ठीक है, ये मान लीजिए दो कंपाउंड हमारे पास, एक ए है, ये भी ए है, कोई भी कंपाउंड मान लीजिए, इसके बाहर मान लीजिए इस तरह से एनवायरनमेंट है और इसके पास मान लीजिए इस तरह का एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा स्टीरिक हिंड्रेंस को। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है, तो वो जो कंपाउंड जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है ना जहां पर अटैक होना है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ज्यादा है या कम है, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। उसको हम क्या कहेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर जिसके ऊपर अटैक होना है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो केस 1 में यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए कोई जेड है, कोई जेड नाम का कोई अटैकिंग एजेंट है, वो यहाँ केस 1 में जो है ए के ऊपर अटैक करना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर जेड इसके ऊपर अटैक करता है और इसके ऊपर अटैक करता है, तो ज्यादा आसान देखिए अटैक करना कहां पर होगा। इसको आप देखिए, ज्यादा अटैक आसान जो है अटैक जो है करना कहां पर होगा। इस 1 केस में जो है अटैक, फर्स्ट केस में अटैक करना आसान होगा या सेकंड केस में अटैक करना आसान होगा? तो जो हमारे पास फर्स्ट केस है, यहां पर अटैक करना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? यहां पर देखो, इसके पास जो है इतनी जगह जो है, ये 4 जगह है, ये 3 जगह है जहां से जो है जेड अटैक नहीं कर सकता। अगर जेड अटैक करेगा तो ये 3 जगह इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और जो जेड हमारे पास है उसके पास लिमिटेड स्पेस है अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, इतना सा स्पेस है, इतना सा स्पेस है, इतना सा स्पेस है। जबकि अगर हम सेकंड केस में बात करें, तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक और ये सर्कल लगा हुआ है, मतलब एक और एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी जगह सारी फ्री है। तो इसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब जो सेंट्रल यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास है, जिसके ऊपर भी अटैक हो रहा है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यही हमारा क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस। तो दो चीजें आपको पता लग गई, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, देखिए सॉल्वेशन एनर्जी। ये सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद वहां से कितनी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, उसको हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी उसकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम कुछ सिंपल एमाइंस का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम इन सीक्वेंस के ऊपर आ जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब 4 आपको इस तरह से सीक्वेंस दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांटने के लिए दे दी जाएगा। आपको जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और दूसरा आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये जो है आ सकता है। सो इससे पहले कि हम इन सीक्वेंसेस के ऊपर आएँ, मैं आपको बेसिक जो हमारे पास, जो सिंपल हमारे पास एमाइंस होते हैं, उनके बारे में, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब 1 सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं। पहले देखिए, इस तरह से हमारे पास है अमोनिया NH3, ये हमारे पास NH3 है। ठीक है, एक एक करके देखिएगा। ये फर्स्ट NH3 है,
दूसरा हमारे पास हम लेते हैं प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन कौन सा होता है, जिनमें एक जो है क्या लगा होगा, एक जो है हमारे पास आर होगा, मतलब एक एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देता है अमोनिया के एक हाइड्रोजन को। मतलब अब एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया तो उसकी जगह क्या है, आर, और एक हाइड्रोजन हमारे पास घट गया यहाँ पर। ठीक है, तीसरा केस हम लेते हैं। तीसरा केस देखो आप, तीसरे केस में क्या हो जाएगा, ये तो था हमारे पास, ये कौन सा है हमारे पास, ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब ये प्राइमरी वाला है। ठीक है, सेकेंडरी वाले में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, जो हमारे पास सेकंड दिया है ना यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी वाले में से, प्राइमरी वाले से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह एक आर ले लेगा। मतलब आर कितने हो गए, अब यहाँ पर हमारे पास 2 आर हो गए और एन, एक एच और घट गया। तो यहाँ पर इस तरह से, 1 सेकेंड, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और जो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, अब फोर्थ पर आ जाते हैं हम। फोर्थ कौन सा है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो टर्शरी हमारे पास है उसमें क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी एमाइन है उसमें से एक हाइड्रोजन और चला जाएगा। एक हाइड्रोजन और चला गया तो उसकी जगह कौन आ जाएगा, उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप मतलब R3 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा, ये N रह जाएगा। हाइड्रोजन सारे के सारे यहाँ से चले गए अब। ठीक है, और यहाँ पर देखो हर जगह हमने नाइट्रोजन के सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं जो है जब एक हाइड्रोजन जा रहा है तो एक आर लगा रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए ये हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस केस में, अब यहाँ पर हम बेसिक कैरेक्टर, अब देखो बेस होते कौन है, अब बेस होते क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि बेस क्या है। बेस मतलब हमारे पास वो वाले का, अब देखो क्लास +1 के अंदर, क्लास जो 11th हमारे पास थी, वहाँ पर हम एसिड और बेस के बारे में बहुत सारे डेफिनेशन जो है देख चुके हैं। अब बेस की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ पर लेनी है वो ये है कि मतलब वो वाले कंपाउंड जो बहुत ईजिली जो है एक हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो हम इसका मतलब लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इसको कि मतलब कोई भी हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, उसको हम इस सेंस में यहाँ पर लेंगे। जैसा कि हमने क्लास 11th में देख चुके हैं, जो हमारे पास बेस होते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो अपने में से जो उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको जो है डोनेट कर सकते हैं। तो उसको हमने ऐसे लेना है यहाँ पर। और दूसरे हमने देखा था, दूसरे अगर हम क्लास 11th में देखें तो एसिड कौन से होते हैं, जो हमारे पास बेस होते थे उसके 2 डेफिनेशन है हमारे पास। या तो हमारे पास वो वाले होंगे जो एक हाइड्रोजन आयन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता था वो वाले जो हमारे पास एंटिटीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो है डोनेट कर सकती थी, ऐसे उनको हम कहते थे बेस। अब यहाँ पर हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है उसको लेना है। मतलब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन एटम के पास जो हमारे पास नाइट्रोजन होगा उसके पास कितने जो प्रोटॉन, कितने जो उसके पास जो लोन पेयर्स है वो कितने अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, उसको हम इस सेंस में यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों केस को लेते हैं। ये फर्स्ट देखिए मेरे पास अमोनिया है, मतलब ये सिंपल है मेरे पास अमोनिया। दूसरा हम एमाइन लेते हैं, देखो ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये टर्शरी है। पहले वाले में सिर्फ एक आर लगा है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब जो चेन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की, ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को पहले देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में किसी भी तरह का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सिंपली NH3 है। ठीक है, इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। अब सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर, देखो प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और अब आपको पता होगा कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके पास जो है +I इफेक्ट की पावर होती है। मतलब जब कभी भी ये किसी भी चेन के साथ जुड़ा होता है तो इसके पास पावर होती है कि जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसको आगे की ओर जो है शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके पास जो है इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी +I इफेक्ट काम करेगा। अब जो सेकंड केस है हमारे पास, देखो सेकेंडरी वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये थर्ड वाला जो हमारे पास केस है। तो यहाँ पर देखो कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 आर ग्रुप लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने आर ग्रुप लगे हैं, 2 आर ग्रुप यहाँ पर हमारे लगे हैं। जबकि जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है हमारे पास टर्शरी, इसके पास देखो आर कितने लगे हैं, 3 आर ग्रुप लगे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको R3 लिखा है। ये R3 ऐसे नहीं है, R3 मतलब एक यहाँ पर लगा है, एक आर यहाँ पर लगा, मैंने यहाँ पर R3 कर दिया है, इकट्ठे लिख लिया है, लेकिन इकट्ठे नहीं है। एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर है देखो R2 लगा है, यहाँ पर लग रहा है आपको R2 एक तरफ को नहीं है। एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, लेकिन मैंने इनको सहूलियत के लिए R2 लिख लिया है सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में किसी भी तरह का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो एक आर ग्रुप लगा हुआ है, और जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे होंगे, जितना ज़्यादा जो है इंडक्टिव इफेक्ट कराने वाले ग्रुप लगे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के साथ कितने ग्रुप ऐसे लगे हैं जो इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा रहे हैं। तो एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है,
एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में देखो कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। मतलब फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगी, या सेकंड वाले में नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा वाला केस हमारा, जो तीसरे वाला ये केस है हमारे पास सेकेंडरी वाला केस, इसमें जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर एज कंपेयर टू अगर हम इसको प्राइमरी वाले के साथ कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मतलब दोनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जबकि यहाँ पर एक ही तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ रही है। अगर हम टर्शरी की बात करें तो यहाँ पर देखो और भी ज्यादा हो गया। अब कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसकी तरफ को हो रही है। अब 3 जगह से जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ को हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर है उससे क्या हुआ, जो हमारे पास जो ये वाला है, जो हमारे पास ये टर्शरी वाले एमाइन है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। उससे कम बेसिक जो है हमारे पास सेकेंडरी वाले हो जाएंगे, उससे कम बेसिक हमारे पास प्राइमरी वाले हो जाएंगे, और उससे कम जो है हमारे पास अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपने, जब हम बेसिसिटी को देखते हैं, जब हम इसके बेसिक सीक्वेंस को देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है। ध्यान से देखना अभी मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी हम इस तरह से बेसिक सीक्वेंस को देखने की कोशिश करते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखना है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता तो ये वाला सीक्वेंस होना था, मतलब टर्शरी वाले सबसे ज़्यादा बेसिक, सेकेंडरी वाले उससे कम बेसिक, प्राइमरी वाले उससे कम बेसिक, और सबसे कम हमारे पास अमोनिया हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर नहीं है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपने पहले फैक्टर देख लिया, हालांकि ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कौन सा। आपने इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर देख लिया, अब दूसरा फैक्टर हम देखेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा देखेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला। अब स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। स्टीरिक हिंड्रेंस एक ऐसी पावर होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि जो हमारे पास सेंट्रल में जो एंटिटी है उसके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट का जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब सिंपल शब्दों में हम कहे जिसके ऊपर अटैक हो रहा है तो उसके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, उसी को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया R3 कैसे है, इस तरह से देख लो, R ये इस तरह से, 1 सेकेंड, ये मैंने ले लिया, एक मैंने यहाँ पर टर्शरी वाले को मैं ले लेता हूँ, ये R और ये R, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से इसने 3 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखना है आपने, थर्ड वाले केस को देखिए, इस वाले केस को, इसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं इस कलर से शो करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 3 तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में बहुत सारे फैक्टर और भी काम करेंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पास जो इसके ऊपर जो अटैक करेंगे, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, क्या उसके पास इतना स्पेस है कि वो इसके ऊपर अटैक कर पाए। नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी है, लेकिन क्या इसके ऊपर जो अटैक करने वाला है उसके लिए एनवायरनमेंट जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ से कोई अटैकिंग एजेंट जो है अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, तो क्या इसके जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे जो इसने डोनेट करने के लिए रखे थे, क्या वो ईजी है किसी दूसरे स्पीशीज़ के लिए उसको एक्सेप्ट करना? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो अटैक करने वाला एजेंट होगा, वो इसके ऊपर जो है इजीली अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर थे, सॉरी, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर डोनेट करने के लिए, वो जो है इजीली अवेलेबल नहीं होंगे किसी दूसरी एंटिटी के लिए, कोई दूसरे रिएजेंट के लिए, ठीक है। मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उल्टा चल गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट ये कह रहा था कि जो हमारे पास टर्शरी एमाइंस होते हैं उनकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, जबकि जो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आया वो इससे बिल्कुल उल्टा चला गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो ये हमारे पास टर्शरी एमाइन है इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा नहीं, इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये थोड़ी डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन कितना एबल है जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। यहाँ पर हमको अटैकिंग रीजन को भी देखना पड़ेगा, जो अटैकिंग रीजन इसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है या नहीं है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा।
सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो 3 डिग्री हमारे पास होगा उसमें हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट इसका यहाँ पर देखो कोई भी हमारे पास अटैकिंग एजेंट होगा तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर फेवरेबल जो है कंडीशंस नहीं होंगी। जबकि हम सेकेंडरी वाले में अगर देखें तो सेकेंडरी वाले में देखो कितने आर ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर 2 आर ग्रुप लगे हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और एक इसके साथ इस तरह से ये लगा है, तो 2 आर ग्रुप लगे हैं, तो इसका एरिया इतना हो गया, इसका एरिया इतना हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी जो अटैकिंग रीजेंट होगा, अब यहाँ पर देखो जो सेकेंडरी वाला है इसके ऊपर अटैक करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आर ग्रुप लगे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 आर ग्रुप आएंगे इसके रास्ते में। जबकि अगर इसको टर्शरी के ऊपर अटैक करना पड़ेगा तो 3 ग्रुप आएंगे इसके रास्ते में, मतलब 3 ग्रुप ऐसे हैं इनके एरिया से होकर इसको नहीं जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अटैक करना आसान है एज कम्पेयर टू इसके ऊपर अटैक करना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वाला है इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर अवेलेबल होंगे किसी भी दूसरी एंटिटी के लिए। अगर हम प्राइमरी वाले की बात करें तो प्राइमरी वाले में देखो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी वाले में कितने हैं, अब यहाँ पर लगे सिर्फ एक ही आर ग्रुप लगा है, एक ही आर ग्रुप लगा है, तो मतलब अटैकिंग रीजन हर तरफ से इसको आ सकता है, बस इस डायरेक्शन से नहीं आना है अटैकिंग रीजन को, ठीक है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसमें तो है हर जगह से जो है अटैक हो सकता है, यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें जो है हमारे पास हर जगह से अटैक होगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। अब 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, देखो अब पहला फैक्टर हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। इंडक्टिव इफेक्ट वाला इफेक्ट क्या, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता था, इंडक्टिव इफेक्ट के केस से हमने देखा कि जो हमारे पास टर्शरी था उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, जो हमारे पास प्राइमरी था उसकी सबसे कम, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास टर्शरी वाला होगा, जो हमारे पास टर्शरी वाला होगा उसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे कम होगी, जबकि जो प्राइमरी वाला होगा वो सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो 2 फैक्टर आपस में ही ये झगड़ रहे हैं, दोनों फैक्टर एक दूसरे के जो है अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा फैक्टर भी इसमें है, अब इसमें तीसरा फैक्टर भी आएगा। अब 2 फैक्टर हमने देख लिया इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है सॉल्वेशन एनर्जी का। तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा आ जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी का, ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में हम कभी किसी दूसरी वीडियो में, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको जो है दूसरी वीडियो में हमें कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बस इतना आपको बता दूँ कि जो हमारे पास 2 डिग्री होते हैं, अब देखो कितने टाइप के एमाइन हमारे पास है, 3 टाइप के हमने देखे, जिनको क्या हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हालांकि इस अमोनिया को तो हम साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 2 डिग्री हमारे पास होता है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास होती है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इस वाले केस में यहाँ पर हमने देखा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, भी रुक जाइए, इसको मैं ये वाला कलर लेता हूँ। यहाँ पर देख लो जो हाइड्रेशन नहीं, सॉरी, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी 2 फैक्टर हमने देखा, पहला हमने स्टीरिक हिंड्रेंस देखा, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर देखा इन एमाइंस के ऊपर। दूसरा हमने कौन सा देखा, दूसरा फैक्टर हमने कौन सा देखा, दूसरा हमने देखा इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस वाला, पहला हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। अब तीसरा जो फैक्टर होता है वो था सॉल्वेशन एनर्जी का। सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में आपको याद ये रखना है कि जितने ज़्यादा यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है कैपेसिटी होगी उसकी जो है सॉल्वेशन एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अगर ये कहीं किसी दूसरे, अगर इसको हम वाटर इत्यादि के अंदर जो है डिसॉल्व कर ले। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखना है, जिसके पास जो है जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होगी उसकी सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें देखो जो हमारे पास 1 डिग्री होगा, यहाँ पर इसको मैं दोबारा ही बना लेता हूँ, यहाँ पर देख लो NH3, दूसरा हमारे पास कौन था RNH2, तीसरा हमारे पास था R2NH और चौथा हमारे पास था R3N। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, हाइड्रोजनिक बॉन्डिंग की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी इसके अंदर होगी, क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी बल्की ग्रुप है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी जो है काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखो 3 फैक्टर हमने देखे, कौन कौन से, पहला स्टीरिक हिंड्रेंस देखा, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट देखा, तीसरी हमने सॉल्वेशन एनर्जी वाला फैक्टर देखा। जिसके अंदर सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उसका मतलब क्या है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बनेगा, वो है ना। तो यहाँ पर जितने भी हमने फैक्टर्स देखे उससे ये प्रतीत होता है, उससे मतलब हमें कोई क्लियर जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब प्राइमरी जो है सबसे ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, या हमारे पास जो टर्शरी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। जो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है और जो सॉल्वेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो ये कहता है कि जो हमारे पास टर्शरी एमाइन होगा, मतलब जो हमारे पास ये वाला एमाइन होगा R3N वाला जो एमाइन है, ये हमारे पास जो है सबसे कम बेसिक होगा। जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो फैक्टर कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। जबकि स्टीरिक हिंड्रेंस और जो सॉल्वेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि ये सबसे कम बेसिक होगा। तो अब क्या होता है, इनमें जो है आपस में ही फाइट हो जाती है, मतलब ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं अब आपस में काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा फिर,
जो हमारे पास टर्शरी है वो कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा बेसिक हूँ, जबकि जो प्राइमरी है वो कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा बेसिक हूँ। और इसमें जो है, जैसे कि आपने दो बंदरों की कहानी भी सुनी होगी, दो बंदर और तीसरी बिल्ली, है ना। जब दो बंदर जो है आपस में लड़ते हैं तो तीसरी बिल्ली जो है उसका फ़ायदा उठा लेती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। अब जो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास होता है, ना वो टर्शरी होता है ना वो प्राइमरी होता है, वो होता है सेकेंडरी। मतलब फ़ायदा यहाँ पर किसने उठाया, फ़ायदा यहाँ पर उठाया सेकेंडरी वाले ने। तो मतलब जो हमारे पास प्राइमरी एमाइन था, जो हमारे पास ये वाला था, देखिए RNH2, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, इससे ज़्यादा बेसिक हमारे पास होगा R2, जो अब मैं एग्जैक्ट ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। R2NH, इसको मैं दोबारा ही बना दो, रुक जाइए एक मिनट। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन कहा मैंने, सबसे ज़्यादा कहा मैंने ये वाला R2NH। उससे कम बेसिक कौन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक ये, उससे कम बेसिक कौन होगा हमारे पास, उससे कम बेसिक होगा हमारे पास R। इसको आप नोट कर ले, यहाँ पर देखिए, ये होगा हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और अमोनिया की अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की अगर कंपैरिजन करें तो ये वाला सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सारे के सारे फैक्टर्स को मिला के हमने देखा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन एनर्जी, सारे के सारे फैक्टर्स को जब आपस में लड़े तो लास्ट में निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा, मतलब ये हमारे पास कंक्लूजन निकल जाएगा। एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सेकेंडरी एमाइंस होते हैं उनकी बेसिसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे पास पेपर होता है उसमें भी अगर आपको आ जाए, या आपके पास MCQ में कोई सीक्वेंस अगर इस तरह से कोई ऑर्डर आ जाए, मतलब जहां पर आपको इस तरह से सीक्वेंस में लिखना है, तो कहीं पर भी ऑप्शन में अगर आपके पास सेकेंडरी एमाइन दिया हुआ तो उसको आपको सबसे ज़्यादा बेसिसिटी जो है उसकी कंसीडर आपने करनी है, क्योंकि जो सेकेंडरी एमाइंस हमारे पास होते हैं उसकी जो है हमारे पास बेसिसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी एमाइंस को मैंने सबसे आगे लगाया है, 2 डिग्री वाले को सबसे आगे लगाया है, उससे कम हो जाए, उससे कम कौन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सॉल्वेशन एनर्जी और जो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर था वो थोड़ा कमज़ोर होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टीरिक हिंड्रेंस और जो हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी वाला फैक्टर था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला वो फैक्टर था वो थोड़ा जीत जाता है, ठीक है, उसका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर कौन सा आया, इसको हमने ज़्यादा बेसिक कंसिडर किया, प्राइमरी वाले को कंसीडर ज़्यादा नहीं किया। किसको किया हमने 3 डिग्री वाले को जो है ज़्यादा बेसिक कंसीडर किया, इसलिए ये आ जाएगा 3 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास कौन आएगा 1 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास बच गया ये अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक ऑर्डर का, जो बेसिक जो हमारे पास सीक्वेंस था वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग गया जो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन की जो है बेसिसिटी किस तरह से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो नीचे हमारे पास यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको अब हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। अब जो है जो नीचे हमारे पास जो सीक्वेंस दी है इनको सॉल्व करना अब आपके लिए बिल्कुल भी जो है आपको मुश्किल नहीं होगी। दूसरा आपको याद रखना है, ये तो हमने देखे एलिफेटिक एमाइंस, अब कुछ एरोमेटिक एमाइंस के बारे में देखते हैं। एरोमेटिक एमाइंस मतलब जिनमें एक रिंग लगी होगी इस तरह से अगर रिंग लगी है और ऊपर जो है हमारे पास इस तरह से एमाइन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एरोमेटिक एमाइंस। अब देखिए, अब यहाँ पर ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि एलिफेटिक एमाइंस जो है ज़्यादा बेसिक होते हैं हमारे पास, या एरोमेटिक एमाइंस हमारे पास ज़्यादा बेसिक होते हैं। एलिफेटिक का मतलब क्या है, एलिफेटिक का मतलब है इस तरह से चेन लगी है और यहाँ पर एक एमाइन ग्रुप लगा है। एरोमेटिक वाले कौन है, एरोमेटिक वाले वैसे होंगे जिनमें एक रिंग लगी होगी और उसके ऊपर एमाइन लगा होगा। अब इनमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ज़्यादा नीचे इसमें नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंपली है, अगर हमारे पास एलिफेटिक एमाइन लगा हुआ है, एलिफेटिक एमाइन मतलब इसके साथ चेन जुड़ी होगी, और चेन आपको पता है कि चेन हाइड्रोकार्बन की चेन अगर लगी है तो उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर शिफ्ट करने की पावर होती है। आगे की ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की पावर होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर अवेलेबल होंगे, मतलब वो इजीली जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड हम इसकी अगर बात करें, एरोमेटिक एमाइंस की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा जो रिंग होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को विड्रॉ करने की जो है कैपेसिटी होती है, मतलब इसके पास माइनस आई इफेक्ट है इस रिंग के पास, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जो है इसके साथ जो है कॉन्जुगेशन में जो है यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं, आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास एलिफेटिक वाले एमाइंस होते हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जो हमारे पास एरोमेटिक एमाइन होते हैं। अब इतने सारे फैक्टर अगर आपको
क्लियर हो गए तो अब नीचे जो सीक्वेंस आएंगे इनमें जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब पहले हम ले लेते हैं, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, C2H5NH2। अब जो हमारे पास सीक्वेंस दिया है, अब देखो इतने टाइप के हमारे पास एमाइन दिया है, एक एमाइन ये दिया है, एक एमाइन ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले ही कहा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको क्वेश्चन में ये जो है ये सीक्वेंस में आगे पीछे दिए होंगे, आपको सीक्वेंस में लगाना है इनको, या तो इस तरह से आएगा MCQ के अंदर, या तो आपको जो है क्वेश्चन की फॉर्म में भी इसको जो है पूछा जा सकता है कि कौन जो है ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इसमें, यहाँ पर देखने की कोशिश। अब यहाँ पर देखिए इसको, अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनको मैं जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने सीधे स्क्रीनशॉट जो है इसके लेते जाना है। पहले मैं आपको जो सीक्वेंस दिया है मैं इसी से ही आपको जो है पूरा क्लियर कर दूंगा, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया, अगर वो इतना आपने ध्यान से सुना तो इसका आंसर जो है इजीली आप कर सकोगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कौन सा कहा, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बेसिक होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेकेंडरी एमाइंस। अब सबसे पहले तो आपको ये छांटना है कि जब भी आपके पास इस तरह से कोई सीक्वेंस दिया है, क्या आपके पास वहाँ पर कोई सेकेंडरी एमाइन दिया है। अब चेक कीजिए, फर्स्ट हमारे पास दिया है C2H5, ये सेकेंडरी एमाइन नहीं है, ये भी सेकेंडरी एमाइन नहीं है, ये भी हमारे पास सेकेंडरी एमाइन नहीं है। लेकिन ये वाला यहाँ पर देखिए C6H5 2NH, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन कैसे, देखो इस तरह से है, ये N, एक इसके साथ H लगा है, इसके साथ इस तरह से C2H5, एक C2H5 यहाँ पर है, एक C2H5 यहाँ पर है, इस तरह से है, ये इस तरह से देखो, ये C2H5 ये क्या है, ये R ग्रुप है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये सेकेंडरी एमाइन है। और सेकेंडरी एमाइन मैंने पहले ही आपको कहा, कहीं पर भी सीक्वेंस में अगर सेकेंडरी एमाइन है तो मतलब सीधे कुछ सोचना ही नहीं है, उसको सबसे आगे लाना है हमने, ठीक है। मतलब इसकी बेसिसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे आगे इसको लगाएंगे हम, इस सेकेंडरी एमाइन वाले को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा है, उसके बाद टर्शियरी एमाइन तो यहाँ पर कोई नहीं है, टर्शियरी यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी है कोई, यहाँ पर देखिए C2H5NH2, C2H5NH2, C6H5NH2, C6H5CH2NH2। चलो सीधे इसको देख लेते हैं। ये तो जैसे ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वाला, ये तो आएगा फर्स्ट नंबर पर हमारे, क्योंकि ये सेकेंडरी एमाइन है तो ये फर्स्ट पर आएगा। टर्शियरी एमाइन यहाँ पर हमारे पास दिया ही नहीं है, टर्शियरी हमारे पास दिया ही नहीं है, तो प्राइमरी चेक करेंगे, प्राइमरी एमाइन दिया है कहीं, C2H5, ये हमारे पास प्राइमरी दिया है, ये देखो यहाँ पर, ये जो C2H2, ये तो C2H5 है, ये क्या है, R लगा है, मतलब एक R ग्रुप लगा है एक इस N के साथ, मतलब ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखिए कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, अब यहाँ पर देखते हैं हम ज़रा। अब यहाँ पर देखो ये C6H5NH2, C6H5CH2NH2। अब इनको देखो कंपेयर करके देखते हैं इनको। एक बात और, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको एरोमेटिक एमाइन दिया हुआ है, मतलब एक रिंग है उसके ऊपर एमाइन ग्रुप लगा है, तो वो उसकी बेसिसिटी कैसी होगी हमारी, उसकी बेसिसिटी कम होगी हमारी, क्योंकि जो रिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब डीलोकलाइजेशन में वो जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो जो है यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे दिया है, C6H5 का मतलब क्या है, रिंग है, इस तरह से रिंग है, ये है C6H5 ये, ठीक है। इन दो को कंपेयर करके देखते हैं, इन दो को, ठीक है, इन दो को हम कंपेयर करके देखते हैं इस तरह से, ये पहले वाला, ये सेकंड वाला। अब देखो पहले वाले में क्या है, C6H5, उसके ऊपर सीधा लगा है NH2, ये NH2, जबकि दूसरे वाले में केस में देखो क्या लगा है, इसमें पहले CH2, या देखो C6H5, ये तो मैंने यहाँ पर बनाया C6H5, ये रिंग बना दी मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है CH2, इस तरह से है, और उसके बाद लगा है NH2, इस तरह से NH2, ठीक है। अब आप कंपेयर करो इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा ना, जो रिंग है वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसके पास जो है नेगेटिव इफेक्ट की जो है, नेगेटिव आई इफेक्ट की जो है पावर होती है। जो नाइट्रोजन के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे वो डीलोकलाइजेशन, जो लोकलाइजेशन की ओर, नीचे की ओर, मतलब कॉन्जुगेशन में जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सीधी सी बात यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, इस केस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखो ये जो रिंग है सीधे जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो रिंग है वो जो है इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़ोर से नीचे की ओर खींचेगी, काफ़ी ज़ोर से नीचे की ओर खींचेगी। तो मतलब क्या, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, वो जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और नाइट्रोजन की कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन देने की डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर हम इसमें अगर देखें, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या लगा है, जो नाइट्रोजन एटम लगा है वो एक ऐसे ग्रुप के साथ लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ देखो CH2, ठीक है। और दूसरा रिंग जो है सीधे नाइट्रोजन के साथ, जो है नाइट्रोजन के जो हमारे पास ये रिंग है उसके साथ
जो है अटैच नहीं है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इसके पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, मतलब कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इस वाले नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये वाले नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो ये वाले हमारे पास एमाइन होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे पास इस तरह के एमाइन होंगे। मतलब जिसमें सीधे अगर नाइट्रोजन ग्रुप अगर रिंग के साथ लगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देखो अब देखते हैं जरा सीक्वेंस देखते हैं। पहला कौन सा था हमारे पास, पहला हमारे पास ये था, ये सेकेंडरी वाला हमारे पास पहला था। दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारे पास दूसरा वैसे आना था, वैसे कौन सा आना था, वैसे टशरी वाला आना था दूसरे नंबर पर, लेकिन टशरी हमारे पास दिया ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे पर आया ये वाला। तो तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा हमारे पास है C6H5NH2। तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये वाला देखो जिसके साथ, सॉरी ये वाला नहीं सॉरी, तीसरा हमारे पास आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है NH2 के साथ। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर आएगा ये वाला, और लास्ट तो बच गया हमारे पास ये वाला, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब इसको हम लास्ट में जो है इसकी बेसिसिटी को काफ़ी कम लेंगे हम। ठीक है, इसको अलग ही कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पर ये आया सेकेंडरी वाला, दूसरे पर ये वाला आया, टशरी नहीं था तो हमने प्राइमरी वाले को ले लिया दूसरे नंबर पर, चौथे पर आया। अब देखो इन दोनों में कंपटीशन हुआ था, इनमें जीता कौन, जीता इनमें ये वाला, जिसमें जो जीता इसमें ये वाला सॉरी, जिसमें नाइट्रोजन जो है सीधे जो है अमोनिया के साथ, जो नाइट्रोजन जो जिसमें जो रिंग है वो सीधे नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको उसके साथ रिलेट करके देखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका भी स्क्रीन। और एक बात अभी नहीं, आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपने C6 करना है, यहाँ पर आपको C2 दिख रहा है ना, यहाँ C6 कर दो इसको, C6 इस तरह से है, C6H5 इस तरह से करना, उसके बाद CH2, उसके बाद NH2। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये देखो हमने ये सीक्वेंस, पहले वाला सीक्वेंस हमने कर लिया, इसको आपने ठीक कर लेना है, C6H5 है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको नोट कर लेना है। अब दूसरा हम सीक्वेंस लेते हैं, एक दूसरा सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर इसमें अब हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है, C2H5NH2, दूसरा देखो C2H52NH, तीसरा हमारे पास C2H53N और C2H5NH2। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ही हमारे पास अलग सा है। अब गाइस थोड़ा सा आपने इसमें भी करेक्शन करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर देखो C2H5NH2, C2H5 यहाँ पर ट्वाइस दिया है NH, C2H5 यहाँ पर 3 दिया है, नाइट्रोजन है। और यहाँ पर देखो इसको आपने थोड़ा सा ठीक करना है, इसको आपने करना है C6H5NH2। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेना है। अब इसकी देखो, अब मैं नीचे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनते जाना है, आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 3 तरह के मैंने आपको एमाइंस बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यहाँ पर सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको वही छांटना है। हमारे पास प्राइमरी एमाइन भी दिया है, यहाँ पर सेकेंडरी भी दिया है, टर्शरी भी दिया है। ठीक है, उसको आपने छांटना है पहले। और यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, इस सीक्वेंस में हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि कहीं पर भी सेकेंडरी एमाइन है हमारे पास। अगर सेकेंडरी एमाइन है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना, सेकेंडरी एमाइन ढूंढो पहले। सेकेंडरी एमाइन देखो जिसके साथ 2 R लगे हो, तो यहाँ पर देखो 2 R लगे हुए हैं। C2H5 यहाँ पर इस तरह से, ये एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, एक C2H5 यहाँ पर लगा है, एक C2H5 यहाँ पर लगा, मतलब ये सेकेंडरी है। ये देखो 2 R लगे इसके साथ, मतलब ये तो आएगा फर्स्ट नंबर पर हमारे पास। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट पर आएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर देखिए, अब देखिए टशरी एमाइन लगा है कहीं, टशरी एमाइन ढूंढिए। यहाँ पर टशरी भी लगा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने R ग्रुप लगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिया है और C2H5 ये वाला देखो, ये वाला 3 R ग्रुप लगे, एक R ग्रुप यहाँ, एक R रहा, एक R रहा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा ये टशरी वाला, जो हमारे पास ये टशरी वाला एमाइन दिया है, ये हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे पर आएगा हमारे पास प्राइमरी वाला दिया है कहीं, चेक कीजिए, प्राइमरी वाला दिया है यहाँ पर देखो, C2H5NH2, मतलब इसमें एक ही R ग्रुप लगा है, C2H5। ठीक है, C2H5 मतलब ये आएगा तीसरे नंबर पर। चौथे पर कौन आएगा, चौथे पर तो मैंने आपको पहले कहा अगर रिंग है, अब देखो C6H5 अगर लगा है उसका मतलब है ये है रिंग, C6H5 मतलब ये रिंग है, इस तरह से है। ठीक है, उसके ऊपर NH2 लगा है। और मैंने आपको कहा कि अगर जो है रिंग दी है हमारे पास, एरोमेटिक एमाइंस दी है, तो उनकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4th नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से देखो सीक्वेंस हमारे पास बन गया। फर्स्ट पर ये आएगा, सेकंड पर हमारे पास ये वाला आएगा, थर्ड पर ये वाला आएगा, फोर्थ पर ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, C2H5 इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये वाला है। अब इसमें भी जो है अब ज़्यादा कुछ इतना नहीं सोचना है, अब जैसा मैंने आपको बताया बस वैसा ही करना है। पहले सेकेंडरी एमाइन ढूंढना है, फिर आपने कौन सा ढूंढना है, उसके बाद आपने टर्शरी वाला ढूंढना है, उसके बाद प्राइमरी वाला ढूंढना है। ठीक है, और रिंग वाला है करे तो उसको लास्ट में निकाल देना हमने, है ना। यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे हम,
तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम वैसा ही करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये हमने सेकेंडरी वाला सबसे पहले निकाल दिया, क्योंकि इसमें 2 R लगे हैं। यहाँ पर देखो CH3 मतलब R ग्रुप। कितने R ग्रुप लगे हैं? 2 R ग्रुप लगे हैं NH के साथ, तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा हो गया। उसके में देखो यहाँ पर देखो सेकंड वाले में, अब यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो पहले पर ये वाला है, दूसरे पर हमने यहाँ पर टर्शरी वाला लाना है, ठीक है। इसको सेकंड नंबर पर हमने लाना है, ये वाला टर्शरी वाला हम सेकंड पर लाएंगे। प्राइमरी वाले को हम जो है कहाँ पर लाएंगे, इसको थर्ड प्लेस पर लाएंगे। और चौथा यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है इसके बीच में, C6H5 C6H5, मतलब इस तरह से रिंग है पहले C6H5, यहाँ पर भी एक रिंग है, इसके ऊपर सीधे NH2 लगा है, इसके ऊपर NH2 से पहले CH2 लगा है, मतलब CH2 लगा तो सीधे जो है नाइट्रोजन यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इससे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया सारे के सारे जितने भी ये जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एमाइंस के, वो हमारे पास यहाँ पर कवर हो गए। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।